गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल। ग्रुप 15 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज से स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 यानी कि आपकी हमारी अपनी ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करना। और मेरे बालों को मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो पहले, फिर मेरे बालों को देखना। तो गाइज अपने एप्लीकेशन पर ग्रुप 16, 17, 18 के नोट्स मैं पहले से डाल चुका हूं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ग्रुप 17 के नोट्स मैं बना रहा हूं। थोड़ा सा क्या होता है कि एनसीईआरटी के अलावा भी 3-4 चीजें मैं देखता हूं, उसमें ऐड करता हूं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट आप मान के चलो 50% नोट्स बन गए हैं ग्रुप 15 के भी। बहुत जल्दी वो आ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन पर। कैसे आएंगे वो भी मैं बता दूं। क्लास 12 के प्यारे बच्चे जो ग्रुप 16, 17 और 18 परचेज कर चुके हैं, आप लोगों के ही कोर्स में मैं ग्रुप 15 फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करने वाला हूं, यानी कि किसी को भी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ग्रुप 16, 17, 18 यानी पी ब्लॉक क्लास 12 के हम नोट्स परचेस कर ले, लेकिन इसमें ग्रुप 15 नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें जल्दी ऐड हो जाएगा। तो आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के नोट्स ले सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 1, 2 और 3 अगस्त को देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल बात, आप ग्रेविटी 50 नाम का कूपन कोड डालकर एप्लीकेशन से ये नोट्स 50% ऑफ में खरीद सकते हो। दूसरी खास बात, एप्लीकेशन ग्रेविटी सर्कल पर आप लोग बैच में एनरोल हो जाइए। हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है हर सैटरडे संडे वो चल रही है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर दो। और अब हम लोगों ने क्या किया है, हमारे टेस्ट का ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। पहले हम लोग एक टेस्ट यानी सैटरडे वाला 1.5 घंटे और संडे वाला 1.5 घंटे रखते थे, लेकिन अब हम लोगों ने वो टेस्ट का ड्यूरेशन एक दिन कर लिया है, 24 आवर्स। यानी जो टेस्ट शनिवार रात 9:30 बजे स्टार्ट होगा वो रविवार रात 9:30 बजे खत्म होगा। तो 24 घंटे का समय है। जितनी बार तो नहीं, टेस्ट एक ही बार दे पाओगे, लेकिन जब समय मिले आप टेस्ट दे सकते हो। और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैच में एनरोल होने के लिए आपको एक बैच कोड डालना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ऑफर 3 दिन चल रहा है, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा ग्रेविटी सर्कल पर। और एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन सर्च करो, ग्रेविटी सर्कल के वीडियोस को सर्च करो, सॉरी वीडियोस कॉलम पर जाकर हाउ टू यूज ग्रेविटी सर्कल ऐप का एक वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग चेक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने मेरा चैनल मृत्युंजय पंड्या सेकंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि उस पर एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेटेजीज आपको ऑल राउंड मोटिवेशन में उस पर प्रोवाइड करता हूं। काफी अच्छे वीडियोस बनते हैं उस पर भी, वो भी देखिएगा। और अगर आपने ग्रेविटी सर्कल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात करो यार, क्यों नहीं कर रहे हो यार, अच्छा लगता है। चलिए, तो काफी प्रमोशन हो गया, दिल के अरमान आंसुओं में बहा दिए मैंने, पूरे पेट खाली कर लिया मैंने, मेरा जो बोलना था बोल लिया। अब आ जाओ बैक टू आवर टॉपिक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जिसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। इसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन फैमिली। और गाइस आप लोग एक काम कीजिए, काफी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सर ग्रुप 15 में 15 वीडियोस हो गए, चैप्टर काफी बड़ा हो गया। तो आप एक काम करो ना, ग्रुप 15 को एक सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ लो, ग्रुप 16 को सेपरेट चैप्टर की तरह पढ़ लो। आप तो ये समझो ना कि अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम जब आएगी तब की स्ट्रेटेजी में तब बनवाऊंगा ही, मैं बैठा है किस लिए हूं। ठीक है, चलिए। तो ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली। सबसे पहली एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज चैल्कोजेंस। These are also called as chalcogens। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है that what are chalcogens। तो प्यारे बच्चों, chalcogens का बिल्कुल सीधी सी भाषा में मतलब याद रखो, these are nothing but ore formings। ये क्या करते हैं, ओर फॉर्म करते हैं। क्या आप लोगों ने देखा था कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने क्या बात करी थी कि हमारे जो ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और जिनसे हम लोग मेटल सक्सेसफुली निकाल सकते हैं, तो उन्हें ओर्स बोला जाता है। अब आप खुद जानते हो कि हमारे पास में जो मैक्सिमम ओर्स होते हैं वो या तो ऑक्साइड ओर्स होते हैं, आप लोग सब जानते हो, या तो वो सल्फाइड ओर होते हैं, आप लोग ये भी जानते हो,
या तो वो कार्बोनेट ओर होते हैं, आप लोग ये भी जानते हो, या तो वो हाइड्रेटेड ओर होते हैं, आप ये भी जानते हो। तो दुनिया में जितने टाइप के ओर्स होते हैं आप समझ लीजिए कि सल्फाइड के अंदर आपको मिलेगा सल्फर, सल्फाइड ओर के अंदर आपको क्या मिलेगा, सल्फर। बाकी ऑक्साइड ओर के अंदर यू ऑल नो आपको क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन। कार्बोनेट के अंदर भी ऑक्सीजन होता है भाई, कार्बोनेट क्या, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 तो ऑक्सीजन है तो सही इसमें भी। और हाइड्रेटेड ओर में भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, फॉर एग्जांपल Fe2O3.3H2O। तो ये देखो अब इसके अंदर आपको ऑक्सीजन मिल ही रहा है। तो भैया इसमें से कोई भी ओर हो, अर्थ क्रस्ट में जो मेजॉरिटी में जो आपको ओर्स मिलते हैं वो ओर्स या तो ऑक्सीजन से बने होते हैं या तो सल्फर से बने होते हैं। दैट मीन्स इस फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके ओर्स बनाने में अर्थ क्रस्ट के अंदर। दैट इज व्हाई दिस फैमिली is also known as chalcogen family, and chalcogen is nothing but ore forming family. These are the family that helps in the genesis of ores. क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी? आगे बढ़े, चलिए इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो जरा इस ग्रुप के अपन मेंबर्स से एक बार दोस्ती कर लेते हैं कि कौन कौन है। पहला आपका ऑक्सीजन, बचपन से जानते हो इसको आप। सल्फर इसकी छोटी बहन, इसको भी आप जानते हो। फिर एक है सेलेनियम, ये थोड़ा नया है। फिर एक है पोलोनियम, ये भी थोड़ा नया है। और फिर ये है लास्ट में टेलुरियम। तो सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम एंड टेलुरियम, ऑक्सीजन के बाद ये मेंबर्स आते हैं। अगर इनके सिंबल की बात करें तो ऑक्सीजन का सिंबल O, सल्फर का S, सेलेनियम का Se, पोलोनियम का PO एंड टेलुरियम का, अच्छा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, टेलुरियम। और फिर लास्ट में आता है पोलोनियम। तो यहां पर अपन लिख देते हैं, कोई बात नहीं, दिस इज टेलुरियम एंड टेलुरियम के बाद कौन आता है, पोलोनियम। कोई दिक्कत? ये है इनके नाम। सर याद कैसे करें, कुछ अच्छी ट्रिक दे दो। तो मैं इसके लिए बेस्ट ट्रिक देता हूं, OS को अपन लिख सकते हैं उस से। सेलुनियम को अपन क्या पढ़ेंगे, से। TE, टेलुरियम के T, पोलोनियम का पो, यानी टी पो, यानी उस से टी पो। समझ में आ रही बात आपको? तो उस से टी पो इसका क्या हो जाएगा, याद करने का ट्रिक हो जाएगा, इस ग्रुप के मेंबर्स को रटने का तरीका हो जाएगा। तो एक बार जरा इस ग्रुप के मेंबर्स का नाम देख लीजिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, उस से टी पो। और इस फैमिली को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, साथ साथ में चैल्कोजन बोलते हैं बिकॉज दीज आर ओर फॉर्मिंग। अर्थ क्रस्ट के अंदर इतने ओर्स होते हैं और इनके अंदर या तो सल्फर या तो ऑक्सीजन मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए कुछ इसकी अकरेंस की बात कर लेते हैं कि इस ग्रुप के मेंबर्स का अकरेंस क्या होता है, कौन कहां कितनी मात्रा में किधर किधर आपको कैसे कैसे मिल सकता है, कौन कब कहां कैसे कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की। तो गाइस ऑक्सीजन के बारे में एक बात जान लो कि अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है तो हम लोग सब जानते हैं एटमॉस्फेयर में इसका 20.9% कॉन्सेंट्रेशन होता है, या कुछ कुछ किताबों में इसको अप्रोक्सीमेटली 21% ही लिख दिया गया है। तो आप भी 21% ही मान लो, यानी ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में 21% होती है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस होती है आफ्टर नाइट्रोजन। इट इज द सेकेंड मोस्ट abundant gas, second most abundant gas आफ्टर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% होती है। उसके बाद आपको एटमॉस्फेयर में क्या मिलती है, ऑक्सीजन। और ये कौन से फॉर्म में होता है, इट इज प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म, O2 फॉर्म में होती है, ये डायटोमिक फॉर्म में होती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, एटमॉस्फेयर में 21% होने के साथ साथ इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओजोन। यानी ये एटमॉस्फेयर पे थोड़ा अगर आप ऊपर चले जाओगे, लगभग अर्थ क्रस्ट से 21 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, तो आपको यहां पर ओजोन मिलेगी, O3। और इसका काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स
इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस कमिंग फ्रॉम सन। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें यह प्रोटेक्ट करता है ओजोन, और ओजोन भी एक तरीके का ऑक्सीजन का ही फॉर्म में, जो आपको कहां मिलता है, एटमॉस्फेयर में मिलता है। क्या यह बात आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई? मेरे प्यारे गुलगुलो, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब अपन को यहां पर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, जगह की कमी हो गई है और सुंदर राइटिंग बनाने के चक्कर में थोड़ा सा जगह स्पेस घिर जाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाएं। चलिए, इतने सालों से उसने अपना ये दिल था रखा संभाल के, मैं जाके सीने में चुपके से ले गया दिल निकाल के। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब यहां पर अगर अपन बात करें इन अर्थ क्रस्ट, अभी हमने कहां की बात करी, एटमॉस्फेयर की, अब हम कहां की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की। तो ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट, इट इज द मोस्ट एबंडेंट, बाप रे, इट इज द फादर रे, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। समझ रहे हो? यानी कि अगर अर्थ क्रस्ट में 118 एलिमेंट इस दुनिया में मौजूद हैं, अगर उनमें से सारे एलिमेंट्स देखे जाए तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। अप्रोक्सीमेटली ये आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर 46% मिलता है। और यार होगा भी क्यों नहीं, सोचो आप, होगा भी क्यों नहीं, सोचो आप, जितने मेटल कार्बोनेट्स हैं, जितने मेटल कार्बोनेट्स हैं उनमें ऑक्सीजन है, जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन है। देन आपके जितने मेटल सल्फेट्स हैं SO4 उसके अंदर ऑक्सीजन है। आपके जितने मेटल हाइड्राइड्स हैं, आपके जितने मेटल्स हाइड्रेट फॉर्म में हैं उसके अंदर ऑक्सीजन है। उसके अलावा अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिकेट्स एंड सिलिका ये भी मिलता है। सर व्हाट इज सिलिका? तुम्हारी धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं। यानी आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाने वाली ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर ही ऑक्सीजन है। तो भैया ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, इसके पीछे कोई शक नहीं है। इनफैक्ट आपका वाटर इज ऑल्सो ऑक्सीजन कंटेनिंग, समझ रहे हो? तो यानी जो अर्थ क्रस्ट के अलावा जो हमारी अर्थ 75% वाटर से घिरी है उसमें भी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की अबंडेंस के क्या कहने, एटमॉस्फेयर में 21% होता है और अर्थ क्रस्ट में 46% होता है। एटमॉस्फेयर में ये सेकेंड नंबर पर आता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में इट इज रैंक फर्स्ट। इसकी रैंक क्या होती है, फर्स्ट रैंक होती है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? पक्की बात। चलिए ये ऑक्सीजन का अबंडेंस हो गया, सो जरा नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके बाद सल्फर अंटी की। मेरे ख्याल से ये आपने नोट कर लिया होगा, अकरेंस ऑक्सीजन अंकल का। अब जरा सल्फर अंटी की बात कर लेते हैं। तो सल्फर अंटी, सल्फर इज 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर की बात कर रहा हूं। अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर सल्फर जो है वो 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। अगर अपन इसके परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो लगभग 0.03 से 0.1% इसका परसेंटेज कंपोजिशन होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। सर एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे आप, हम आपसे कट्टी हैं, आप अर्थ क्रस्ट की बात नहीं कर रहे हो, एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हो। एटमॉस्फेयर में 78% कौन? सर नाइट्रोजन। 21% कौन? सर ऑक्सीजन। कितना हो गया? 99%। उसके बाद 1% में भी जो बचा है उसमें मोस्ट अबंडेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो सल्फर के द्वारा बनने जाने वाली गैस SO2 और SO3 नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होती है।
इट इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी, देयरफॉर वी विल नॉट डिस्कस इन एटमॉस्फेयर, हम सिर्फ अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे। अच्छा, अर्थ क्रस्ट में भी आपको कहां कहां मिलेगा ये? अर्थ क्रस्ट में आपको ये एक तो सल्फेट्स के फॉर्म में मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ZnSO4 दिख जाएगा, आपको PbSO4 मिल जाएगा, तो इसमें सल्फर है। उसके अलावा आपको ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, और आप लोग सब जानते ही हो जिंक ब्लेंड ZnS, गलेना PbS, फिर आपको ये कुछ पायराइड्स के फॉर्म में मिलेगा। व्हाट इज पायराइड्स? जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2। तो ये इस तरीके से आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर सल्फर, कार्बोनेट्स, सॉरी नॉट कार्बोनेट, सल्फेट्स, सल्फाइड, पायराइड्स इस फॉर्म में मिलेगा। और ये हम लोग ऑलरेडी मेटलर्जी वाले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये किस प्रकार पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक substances and in living organisms, and in living organisms, ये living organisms के अंदर भी पाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑनियन, प्याज के अंदर, गार्लिक, अदरक के अंदर, लहसुन के अंदर, है ना, तो प्याज, अदरक, लहसुन, इनके अंदर ये पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर सल्फर सल्फर डाई लिंकेज पाए जाते हैं, DNA RNA को लिंक करने के काम में आता है, प्रोटीन्स को लिंक करने के काम में आता है। तो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर भी सल्फर जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सल्फर की भी फटाफट बात लिख लो, चाहो तो, अगर आपकी इच्छा हो तो लिख लो, नहीं हो तो मत लिखो, वैसे तो लिख लो, कोई बुराई नहीं है। चलो, लिख लिया? अच्छा, एक स्टार बनाकर पॉइंट और लिख लेते हैं, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो। जब आपके वॉल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी, वहां पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है, तो सल्फर वॉल्केनोज के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, लिख लो। और इसके बाद अगर अपन बाकी सारे एलिमेंट्स की बात करें तो मैं बिल्कुल उनसे इंटरेस्टेड नहीं हूं, उनके बारे में बात करने में, ना आपको होना चाहिए। सेलेनियम, टेलुरियम and polonium are found in traces quantity, एटमॉस्फेयर में तो मानो ही मत, और अर्थ क्रस्ट में भी ये ट्रेसेस क्वांटिटीज में पाए जाते हैं विथ सम ओर्स। कुछ ओर्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन और सल्फर की जगह सेलेनियम के फॉर्मेट में होते हैं, लाइक PbAc, PbT, तो इस तरीके से कुछ लेड टेलुरियम के साथ कुछ बना लेगा, और लेकिन बहुत ट्रेसेस क्वांटिटी में। रेडियो एक्टिव होते हैं, ट्रेसेस क्वांटिटी में होते हैं, कुछ पत्थरों के अंदर पाए जाते हैं, तो ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना है कि ट्रेसेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, इतना नोट करने के बाद इसको फटाफट नोट करो, फिर हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज, अभी इसी वक्त, इसी वीडियो में। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो पोलोनियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव है, और ये बनता कैसे? यूजुअली वो जो मैं लिख देता हूं, जो थोरियम एंड यूरेनियम होता है ना, आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, थोरियम एंड यूरेनियम, ये दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके यानी जब रेडियो एक्टिविटी की वजह से ये टूट जाते हैं, तब ये ऐसा बाय प्रोडक्ट आपको पोलोनियम प्रोवाइड करता है। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से इन थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिलता है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, आप अपने पास में लिख के रख लो, कभी फ्यूचर में काम आ जाए भाई, कभी जेई वगैरह में आ जाए, नीट वगैरह में आ जाए, तो आपके काम में आएगी ये चीज़, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। ग्रुप 16 एलिमेंट्स हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब हम लोग इसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इसी वीडियो में शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम कोशिश करेंगे कि कम वीडियोस लेकर ज्यादा जल्दी अब इन बचे हुए ग्रुप्स को कंप्लीट कर दे, क्योंकि ग्रुप 15 में सारे बेसिक पॉइंट्स आप सीख चुके हो। अब आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं समझाना है, अब आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं समझाना है, अब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं समझाना है। ये सब हम लोग ग्रुप 15 में अभी ताजा समझ के आए हैं। आपको ऑक्सो एसिड्स नहीं समझाना है, सब आपको पता है, अब आपको सब आ गया है। तो अब फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज हम लोग यहां से देखना शुरू करेंगे। और अगर किसी बच्चे को इन सब चीजों में प्रॉब्लम है
तो वो एक एक बार ग्रुप 15 एलिमेंट्स के सारे वीडियोस देख ले तो आपको मजा आ जाएगा, ताकि यहां पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी में सबसे पहले लेट्स स्टडी द कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक सेकेंड, चल रहा है, दिमाग का दही हो गया है मेरे को लगा मैंने कैमरा ही चालू नहीं किया अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ था, कैमरा चालू नहीं किया, बाल वाल जमाए और पढ़ाने लग गया, देखा तो कैमरा ही चालू नहीं है, मोबाइल चालू नहीं है, मतलब पता नहीं किसको ही पढ़ा दिया, भांग खा लिए भांग। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस, अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो ग्रुप 16 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो होता है NS2 NP4। क्या होता है? NS2 NP4। अगर हम इसे बनाकर देखें डब्बों में तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, NS2, और ये जो p ऑर्बिटल होता है NPX, NPY और NPZ, इसमें एक 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 और फिर इसमें 2। अब यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन को यही एक बात समझ लो कि आपको अधिकतर क्वेश्चन आएगा ग्रुप 15 से कंपैरिजन में। अभी जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, उसमें साथ साथ में कंपैरिजन आएगा ग्रुप 15 से। तो यहां पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज कंपैरेटिवली अनस्टेबल देन ग्रुप 15। ग्रुप 15 के मुकाबले ये कंपैरेटिवली अनस्टेबल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर p ऑर्बिटल के अंदर, px ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई। हम लोग सब जानते हैं दैट इफ ऑर्बिटल्स आर हाफ और फुल्ली फिल्ड, अगर आपके ऑर्बिटल हाफ या फुल्ली फिल्ड होते हैं तो इन्हें ज्यादा सिमेट्रिकल माना जाता है, यानी कि ये न्यूक्लियस के आसपास एक अच्छी सिमेट्री और अच्छे तरीके से उसके पास मौजूद है, यानी न्यूक्लियस के ज्यादा अच्छे कांटेक्ट में। लेकिन यहां पर पेयरिंग की वजह से इस ऑर्बिटल की सिमेट्री थोड़ी बिगड़ जाती है, थोड़ा सा ये बिखर जाता है, और बिखरने की वजह से न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो जाता है और इस वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल्स are half or fully filled, they are considered as more symmetrical, therefore more stable। समझ गए? तो ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपके ग्रुप 16 के कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप 14 के कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होता है। तो आगे जो भी अपन कंपैरिजन पढ़ेंगे कि ग्रुप 16 ऐसा क्यों और ग्रुप 15 ऐसा क्यों, तो आप जवाब क्या दोगे? कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टेबल नहीं है ग्रुप 16 का, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से, और नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन फैमिली का स्टेबल होता है। ठीक है, करेंगे, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन एक आपको आइडिया दे दिया, भाई आइडिया सबके पास होना चाहिए, बिकॉज एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय आइडिया। चलिए, तो बात करेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एटॉमिक नंबर 8, 8 में 8 जोड़ा 16, याद करो मैजिकल नंबर 8, 18, अब 8 इसमें 18 जोड़ा तो क्या आ जाएगा? 34। सही जोड़ा क्या मैंने? हाँ। फिर एक और मैजिकल नंबर होता है 18, 8, 18, 18, इसमें 18 जोड़ो कितना हो जाएगा? आई गेस 52। 8 4 12, एक कैरी, 3 4 5, वेरी गुड, 52 और 32, ये आपके मैजिकल नंबर्स है, तो ये हो जाएगा 84। तो ये बन गए आपके एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाए? तो हम लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नियॉन नाम की नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 10, तो नियॉन इससे बड़ी है, तो इससे छोटी एक ही नोबल गैस है, कौन? हीलियम। तो यहां लिख दीजिए हीलियम। हीलियम के बाद आएगी नियॉन, और यहां पर आप चेक भी कर सकते हो, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसका है 16,
तो इससे छोटी है ये, इसलिए इसके पहले लिखी जा सकती है। देन आर्गॉन, यानी आपको क्या करना है, इन एलिमेंट से पहले आने वाली नोबल गैस को लिखना है। ऑक्सीजन से पहले एक ही नोबल गैस आती है, हीलियम, इसलिए वो लिखी। सल्फर के पहले जो नोबल गैस आती है नियॉन, वो लिखी। सेलेनियम के पहले आर्गॉन आती है, वो लिखी। फिर टेलुरियम के पहले क्रिप्टॉन और इसके पहले जेनॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। याद करने का तरीका, हीना, नीना और करीना का एक्सरे। रंगीन एक और होता है आरएन, लेकिन उसकी यहां जरूरत नहीं है। कारण कि सर आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी नोबल गैस स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखी? क्योंकि ये नोबल गैस नहीं है, ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब अगर मैंने यहां पर नियॉन लिखा है इस प्रकार, दैट मीन्स मैंने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जो कि आपके पास कुछ इस प्रकार से है, 1s 2s 2p। तो अब इतना बड़ा 1s 2s 2p लिखने की जगह अगर मैं सिर्फ नियॉन लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, मेरा काम बचेगा। तो इसको बोलते हैं, ये नोबल गैस नहीं है, ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। दिस इज कॉल्ड एज इनर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? इनर शेल, यानी जो अंदर के शेल्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। तो भैया इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, इसके अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कौन से नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है? हीलियम जैसा। इसके अंदर वाले शेल में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नोबल गैस जैसा, नियॉन के जैसा। तो हमने उसको वैसा लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि नाइट्रो ऑक्सीजन सेकेंड शेल को बिलोंग करता है, इसलिए इसका वैलेंस शेल 2 होगा, यानी ये हो जाएगा 2s2 2p4, ये हो जाएगा 3s2 3p4। 3d होता है इसके पास में, 3d होता है लेकिन वो खाली होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हो 3d 0, लेकिन खाली होता है इसलिए अपन उसको लिखते नहीं है। फिर ये होगा 4s2, और अफबाऊ के हिसाब से 4s के बाद 3d भरा जाता है, तो 3d10 और फिर 4p4। फिर टेलुरियम में 5s2, 5s2 के बाद भरना पड़ेगा 4d10 और फिर 5p4। और पोलोनियम के अंदर 6s2, 6s के बाद 4f भरा जाता है, 4f14, 4f14 के बाद 5d भरा जाता है, 5d10 और फिर 6p4। तो ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक बार जरा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नजर घुमा लो, अच्छे तरीके से देख लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं पर फोकस मार लेना कि पोलोनियम के पास 4f और 5d भरा हुआ है, बाकी इसके पास 5p के पास 5d 0 और 5f 0 है, इसके पास 6d 0 6f 0 है, इसके पास 4d 0 है, इसके पास 3d 0 है और 4f 0 है। तो ये इनके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, इसकी वजह से प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है, और ये d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से भी प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो और अपन जब पढ़ेंगे आगे तो इस चीज को डिस्कस करते चलेंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जरा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? मुझे सब कुछ आ गया है, ये सब जादू का जादू है? नहीं, ये हमारे मैथ्यूचर सर का जादू है, वो भी किसी जादू से कम नहीं है। वो करके हमको बहुत सारी चीजें पढ़ा देता है। चलिए, तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद second property that we are going to discuss is the atomic and ionic radius. Atomic and ionic radius, किसी भी एटम का एटॉमिक या आयोनिक रेडियस किन चीजों पर डिपेंड करेगा बताइए? पहले डिपेंड करेगा नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर कि एक एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर, यानी अंदर के शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर के शेल पर उतना रिपल्शन कॉज करेंगे। तीसरा, उस एटम के न्यूक्लियस की पावर, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन तीन चीजों पर किसी भी एक एटम का साइज डिपेंड करेगा, और इन्हीं के बेसिस पर, इसी के बेसिस पर अब हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख चुके हैं, तो हमें नंबर ऑफ शेल का पता चल चुका है। नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना बढ़ेगा क्योंकि अंदर के शेल में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेग्लिजिबल हो जाता है। ये बात आप लोग सब जानते हो। क्यों होता है?
एक बार देख लो, मैं एक बार बेसिक कंडीशन समझा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है। अपन बात कर रहे हैं चलो पोलोनियम की। तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ये पांचवा शेल और ये छठा शेल। अब तुमने क्या करा, यहां पर न्यूक्लियस के अंदर 82 प्रोटॉन्स है, और भैया 82 प्रोटॉन्स वाला न्यूक्लियस भयानक पावरफुल होता है। दैट मीन्स इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई। मतलब ये न्यूक्लियस पूरी कोशिश करेगा इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाने की। लेकिन ये जो शेल है ये 6th शेल है, लेकिन 5th शेल में तुम्हारे 5s के 2 इलेक्ट्रॉन, 5p के तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये क्या करेंगे, ये इसे अंदर नहीं आने देंगे, और यहां के इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब क्योंकि न्यूक्लियस मैंने माना बहुत ताकतवर है, लेकिन कितना अंदर गड़ा हुआ ये सोचो। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ये पांचवा शेल। तो यानी कि ये न्यूक्लियस 5 शेल यानी 5 परत, 5 लेयर अंदर दबा हुआ है। तो ये पूरी ताकत से फर्स्ट को खींच सकता है, सेकेंड पर जोर लगा सकता है, थर्ड तक जोर लगा सकता है, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से ये 6th शेल तक अपनी पावर नहीं लगा पाएगा। तो इवन दो इट इज वेरी पावरफुल, इट्स पावर बिकम नेग्लिजिबल। इसकी पावर क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अंदर धसा हुआ है। आप समझ रहे हो, जो चीज बहुत अंदर धसी हुई है वो बहुत दूर की चीज को खींच नहीं पाएगी, भले ही बहुत पावरफुल हो। दूसरा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं, बेचारे को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नेग्लिजिबल हो गया और स्क्रीनिंग इफेक्ट मोर प्रोमिनेंट हो गया, ये थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये और ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास है, तो ये इसको रिपेल कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पावरफुल होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज माना पावरफुल है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, नॉन इफेक्टिव होने की वजह से। और नीचे आते वक्त शेल बढ़ने की वजह से हम लोग सब समझ ही गए हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ना है, नो डाउट इन इट। तो आप बिल्कुल एक जनरल स्टेटमेंट यहां पर लिख सकते हो, यू कैन राइट द जनरल स्टेटमेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम, दैट ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, atomic radius and in fact ionic radius increases। बिल्कुल आप ये जनरल स्टेटमेंट बिना परेशानी के लिख सकते हो। लेकिन कुछ बातें मैं सिखाना चाहूंगा जो एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दी हुई है, तो एक बार सीख लेते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस, मैं एटॉमिक रेडियस लिख रहा हूं, 66 पिकोमीटर होता है। सल्फर का 104 पिकोमीटर होता है। सेलेनियम का 117 पिकोमीटर होता है। टेलुरियम का 137 पिकोमीटर होता है। पोलोनियम का 146 पिकोमीटर होता है। यहां पर वही कंडीशन डेवलप हो रही है जो नाइट्रोजन फैमिली में हो रही थी। सोचो क्या कंडीशन डेवलप हो रही है। ये कंडीशन डेवलप हो रही है दैट ऑन मूविंग ऑक्सीजन टू सल्फर देयर इज अ सडन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। एक सडन, एक बहुत ज्यादा एटॉमिक रेडियस के अंदर इंक्रीज हो गया। कारण यह है दैट देयर इज अ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। दूसरा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर। कारण समझते हैं कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना पावरफुल कैसे। देखो, जो तुम्हारा सल्फर है इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 3s है और ये 3p है। इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कौन रिपेल कर रहा होगा, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कौन है, 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। और आप सब लोग ये बात जानते हो कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के द्वारा जो रिपल्शन लगाया जाता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो हाईएस्ट होता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने। मतलब इनर शेल 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरी ताकत से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जैसे ही, अच्छा, ऑक्सीजन के मुकाबले ऑक्सीजन में नंबर ऑफ शेल होते हैं 2 और इसमें होते हैं 3, तो एक तो नंबर ऑफ शेल बढ़ा। नंबर ऑफ शेल बढ़ने के बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ गया, क्योंकि 2s और 2p के द्वारा लगाया जाने वाला
स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब तुम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, तो अचानक से आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर का साइज क्या हुआ, एकदम से बढ़ गया। तो रीजन क्या बोलेंगे इसका, हम इसका रीजन बोलेंगे दैट ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड इंक्रीजिंग इन स्क्रीनिंग इफेक्ट बिकॉज इनर 2s and 2p shell electron will show high repulsion on 3s and 3p electrons। यह बात बिल्कुल फिक्स है। लेकिन आप देखो सल्फर से सेलेनियम और इनफैक्ट टेलुरियम से पोलोनियम कोई इतना ज्यादा हाई इंक्रीज नहीं है। यहां से यहां सिर्फ 13 पिकोमीटर बढ़ा और यहां से यहां सिर्फ 9 पिकोमीटर बढ़ा, यानी बहुत बहुत लेस इंक्रीज हुआ। तो यहां पर इन दोनों का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, दैट अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज ऑब्जर्व्ड। क्यों बहुत ज्यादा स्मॉल इंक्रीज हुआ, क्यों स्मॉल इंक्रीज हुआ? पहली बात, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल काहे में हुआ, सल्फर से सेलेनियम में, एंड डी एन एफ ऑर्बिटल, डी के साथ साथ एफ ऑर्बिटल किस में आ गया, टेलुरियम से पोलोनियम में। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नो डाउट इन इट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, नो डाउट इन इट। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो बढ़ना ही है, लेकिन आपने जो सोचा था कि जब ऑक्सीजन से सल्फर में इतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा तो सेलेनियम से टेलुरियम, टेलुरियम से पोलोनियम में बहुत ज्यादा लगना चाहिए, बहुत ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन क्या उतना ज्यादा लगा? नहीं, उतना ज्यादा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल अब आ गया। और हम लोग सब जानते हैं कि इनर, और ये कैसे है, ये इनर डी एंड एफ ऑर्बिटल है। ये वैलेंस शेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं इनर डी और एफ ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। तो हम लोग सब जानते हैं कि इनर डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल shows very weak repulsion on valence shell पर यानी इसका वैलेंस शेल क्या होगा 6s2 6p4, इसका वैलेंस शेल क्या होगा 5s2 5p4, इसका वैलेंस शेल क्या होगा 4s2 4p4, इसका क्या होगा 3s2 3p4। तो इसके वैलेंस शेल पर अंदर का 3d, इसके वैलेंस शेल पर अंदर का 4d और इसके वैलेंस शेल पर अंदर का 4d 14 5d 10, ये इन पर बहुत वीक रिपल्शन लगाएंगे। अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगाएंगे, रिपल्शन लगेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा, लेकिन कमजोर। तो जो इस इंक्रीज आपको दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं और एक हल्का सा रिपल्शन लग रहा है, इसलिए साइज थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है तुम्हारा न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी अंदर का न्यूक्लियस क्या करेगा, इन दोनों को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन नंबर ऑफ शेल एक तो बढ़ गया और दूसरा ये लोग रिपल्शन लगा रहे हैं लेकिन कम। तो ये सब चीजें मिलाकर इन्होंने न्यूक्लियस के खिंचाव को, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कमजोर करा पहले और फिर एटॉमिक साइज को बढ़ाया। तो इनको इतना सारा काम करना पड़ा, इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ा लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ पाया। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना होगा। मैं रिपीट कर मतलब पढ़ा तो चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी नाइट्रोजन फैमिली में, बट आपको यहां पर मैंने फिर एक बार अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। क्या डिस्कस करा मैंने, जरा एक बार अपने मन में सब सोच लो फटाफट और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या बोला मैंने? चलिए एक बार सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। सब कॉपी पेन वेन सब छोड़ दो, आंख बंद करो। पहली चीज सोचो, जब आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, सबसे पहले एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी बढ़े और प्रोटॉन भी बढ़े। जैसे पोलोनियम का एटॉमिक नंबर 84 है, दैट मींस पोलोनियम के अंदर 84 इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है और 84 प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए हैं।
अब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस उतना ताकतवर होगा, तो न्यूक्लियस अपना काम करेगा, क्या, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लाने का काम करेगा। इस वजह से एटम का साइज डिक्रीज हो सकता है। लेकिन हमने ट्रेंड पढ़ा कि ऊपर से नीचे आते वक्त एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन अभी हमको पता है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की वजह से एटम का साइज कम होना चाहिए था। इसको कौन रोकेगा? इसको दो लोग रोकेंगे। पहला, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से एटम का साइज नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियस पावरफुल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, तो साइज छोटा हो सकता है। इसको रोकेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि इनका सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो उसको रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। तो दो ऐसी चीजें जो एटॉमिक साइज बढ़ा रही है, एक नंबर ऑफ शेल और एक स्क्रीनिंग इफेक्ट, और एक ऐसी चीज है जो साइज को छोटा कर रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ओवरऑल एटॉमिक साइज बढ़ता है। ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ आते वक्त एकदम से क्यों बढ़ गया साइज? क्योंकि ऑक्सीजन से जब आप सल्फर की तरफ आए तो सल्फर को, यानी सल्फर के 3s और 3p यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को 2s और 2p जो कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल कर रहे हैं। सल्फर में इनर शेल कौन है? 1s, 2s और 2p। तो 2s और 2p थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। और हम लोग ये इनर्ट पेयर इफेक्ट में सीख चुके हैं कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब माने जाने की वजह से सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस पे दादागिरी करेंगे कि तू वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं बुलाएगा, और अगर तू बुलाएगा तो हम उसे रिपेल करेंगे। इसीलिए s और p ऑर्बिटल का रिपल्शन मैक्सिमम होता है। इसीलिए s यानी 2s और 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने सल्फर का जो वैलेंस शेल है 3s और 3p उसके इलेक्ट्रॉन पर इतना भयानक रिपल्शन क्रिएट किया कि एटॉमिक साइज एकदम से बड़ा हो गया, 66 से 104 हो गया। लेकिन सल्फर से सेलेनियम की तरफ जब मैं आया तो सेलेनियम का वैलेंस शेल है 4s और 4p, और इस पर अंदर वाला शेल कौन है? 3s, 3p और 3d, जिसमें 3d 4s 4p के सबसे नजदीक है। मैं और नीचे आया, टेलुरियम, टेलुरियम में 5s 5p वैलेंस शेल है और इनके सबसे नजदीक 4d अंदर के शेल का 4d, और पोलोनियम में 6s और 6p वैलेंस शेल है और इनके सबसे करीब 5d और 4f14 के इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने यह पाया कि d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत कम माना जाता है। क्यों? क्योंकि d और f ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इनका शेप बिखरा हुआ होता है, तो इन्हें न्यूक्लियस के पावर से कोई मतलब नहीं होता। इनका कोई मतलब नहीं है न्यूक्लियस से कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे वैलेंस शेल के या नहीं करे, करता हो तो करे, नहीं करता हो तो भाड़ में जाए। लेकिन अंदर की शेल में होने की वजह से बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन जब इनके करीब आएगा ये उस पर रिपल्शन कॉज करेंगे, लेकिन s और p के जितना नहीं, थोड़ा कम, लेकिन करेंगे। इस वजह से इन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, यानी एटॉमिक साइज नो डाउट बढ़ रहा है, और इनके द्वारा लगाया जाने वाला रिपल्शन है, ज्यादा नहीं है, s और p जितना नहीं है, लेकिन है, थोड़ा कम है लेकिन है। तो ओवरऑल ये एटॉमिक साइज को बढ़ा देते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे थे। तो देयर इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ऑब्जर्व। ऑक्सीजन से सल्फर के बाद नीचे के सारे एलिमेंट्स में जो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है वो ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, एप्रिशिएबल नहीं बढ़ रहा है, माइनर माइनर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं लग पा रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट नो डाउट बढ़ रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ स्क्रीनिंग इफेक्ट नो डाउट बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज नो डाउट बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना बढ़ना चाहिए। तो जितना साइज बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो दिस इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्लास का टाइम हो गया है ज्यादा, इसलिए बोलना पड़ेगा सायोनारा। तुम भी हो जाओ 9 2 11। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बाकी की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इन पॉइंट्स को ध्यान से देख लेना, मेरी कही हुई बातों को इमेजिन करने की कोशिश करना, तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। वरना जैसे दूसरे टीचर्स बोलते हैं ये रटने का सब्जेक्ट है, रटते बैठोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने इमेजिन कर लिया और समझ लिया
मैं क्या कह रहा हूं, तो तुम लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मजा आ जाएगा, आई प्रॉमिस दैट। तो इसको जरा नोट कर लो। मैं इस वीडियो को यहीं बंद करके तुरंत हाथों हाथ में दूसरा वीडियो शूट कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा दोनों वीडियो एक साथ अपलोड करने की। तो इतना नोट कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी नाइट्रोजन फैमिली में सिखा चुका हूं कि डी और एफ ऑर्बिटल का रिपल्शन कम क्यों होता है। अगर नहीं आता तो ग्रुप 15 वाली प्लेलिस्ट पे जाओ, सेशन 2020 सेशन 2021 वाली में, 2021 वाली में, और इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। और वैसे यहां पर भी आ गया होगा अगर आपने पूरी शिद्दत से कोशिश करी होगी तो गाइज आई होप आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से ले जा चुका हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिटेल में। इन केस एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो ताकि मैं क्लियर कर सकूं। बाकी की बातें अगले वीडियो में, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।